मनी मनी लास्ट लेक्चर में हम लोग HNO3 के साथ रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में बेटा अपन लोगों ने कंसेप्ट फर्स्ट क्या डिस्कस किया था, जरा बताएं। कंसेप्ट फर्स्ट क्या था? एनी नॉन मेटल, किसी भी नॉन मेटल की रिएक्शन आप कंसंट्रेट HNO3 तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? एसिड प्लस NO2 प्लस H2O। नॉन मेटल का एसिड प्लस NO2 एसिड ऑक्सीडेशन उसमें आप उससे बनाएंगे एसिड प्लस NO2 प्लस H2, और वो जो नॉन मेटल है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड बनाना होता था। ये सिखाया था क्या? यस सर। यस सर। में इतने लेट आते हैं, वेट करते रहते हैं कि सर कब लेट आएंगे। कंसेप्ट सेकंड क्या सीखा बेटा हम लोगों ने? मेटल नाइट्रेट, किसी भी मेटल नाइट्रेट को हीट करें, हीट करने के बाद क्या होगा? मेटल नाइट्रेट को हीट करें तो ऑक्साइड बनेगा प्लस NO2 प्लस O2। ये बात की थी बेटा। अच्छा, मेटल नाइट्रेट को हीट करके ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनता है। इसमें कुछ सावधानी रखने के लिए बोला है क्या आपको? ग्रुप पे मेटल नाइट्रेट है तो उसमें केवल दो ही बंदे हैं, लिथियम का नाइट्रेट और मैग्नीशियम का नाइट्रेट, जिनको हीट करने पे ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 मिल सकता है। बाकी फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के मेटल नाइट्रेट को हीट करने से ऐसा नहीं होता। मतलब वो थर्मली स्टेबल होते हैं, कहने का मतलब है कि वो थर्मली स्टेबल होते हैं, उनमें आयनिक क्रिस्टल ज्यादा होते हैं, उनको ब्रेक करना आसान नहीं होता। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के मेटल नाइट्रेट में केवल दो ही टूटते हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो लिथियम का नाइट्रेट और एक मैग्नीशियम का नाइट्रेट। तो उसका रीजन ये है कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के साइज अप्रॉक्स सेम होते हैं, और लिथियम मैग्नीशियम का साइज छोटा होने की वजह से साइज कम होता है। तो बेटा साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, और पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम होता है। आयनिक कैरेक्टर कम होता है तो ब्रेक करना आसान होता है। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 ये है, कंसेप्ट नंबर 3 में रिएक्शन विद HNO, रिएक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, रिएक्शन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, रिएक्शन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल आपके पास है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल। आप बताइए, आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है? यस सर। हाँ, फिजिकल माई होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना? उसमें आपको सर ने ट्रिक भी सिखाई होगी कि भाई इस ट्रिक को फॉलो करके आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। अरे हाँ या ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सर ने लिखवाई है ना, केदार सर ने? यस और नो? अरे यार मुंह में जल्दी बोला करो यार, क्लास से टाइम खराब होता है उससे। नहीं लिखाई तो बताओ, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। नहीं लिखाई तो बताओ। नहीं पढ़ाया सर ने। नहीं पढ़ाई? नो सर, पढ़ाया नहीं सर। ठीक है, भगवान जाने, तो फिर यार पढ़ा देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तो सुनो, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल, एक सीरीज मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। उस सीरीज में हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल,
दोनों सीरीज में होंगे। उसकी ट्रिक भी मैं आपको भेज दूंगा कि किस तरीके से उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद किया जाता है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आपको मेटल्स की सीरीज मिलेगी, है ना, कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है, उस बात को उसके रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिलेट करके बताया जाता है। वो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है ना। लेकिन चलो अभी फिलहाल मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बता दूंगा, तो उसको देख करके आप आराम से पता कर लेंगे कि कौन सी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और कौन सी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होती है। तो जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भेजूंगा उसमें हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी भी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मानी जाएंगी, और उस सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे वाली जितनी भी आएंगी उसमें हाइड्रोजन भी मेंशन होगा, हाइड्रोजन से नीचे वाली जितनी भी आएंगी वो उससे लेस रिएक्टिव रहेंगी। समझ में आ रही है बात? आपको जो सीरीज भेजी जाएगी उसमें हाइड्रोजन से ऊपर वाली मोर रिएक्टिव रहेंगी, हाइड्रोजन से नीचे वाली लेस रिएक्टिव रहती है। अब जरा देखें, अगर मान लो कि उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से हाइड्रोजन से ऊपर बहुत सारी है, लिथियम है, लेके बलवान सर का नाम, लिथियम मिल जाएगी, पोटेशियम मिल जाएगी, सोडियम मिल जाएगी, मैग्नीशियम मिल जाएगी, ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव ऊपर वाली है ना। वो आगे चलो, आगे चल के आपको पूरी सीरीज बताएंगे, उसकी ट्रिक भी बताएंगे। हाइड्रोजन से ज्यादा वाली, तो हाइड्रोजन से ज्यादा बहुत सारी मेटल्स होती है रिएक्टिव, तो हम किस किस की रिएक्शन को याद करेंगे? तो हमने ये ट्रिक सेट करी है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव वाली मेटल हमको मिली और सामने वेरी डाइल्यूट कंसंट्रेट SNO3 हमारे पास हुआ। मतलब SNO3 एक तो वेरी डाइल्यूट SNO3 कंसंट्रेट लिखना, वेरी डाइल्यूट SNO3 मतलब बिल्कुल डाइल्यूट कर रखा है, बहुत सारा पानी मिला रखा है SNO3 के अंदर। और उसकी रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं? किसके साथ करा रहे हैं? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल, जैसे लिथियम होती है, सोडियम होती है, मैग्नीशियम होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होती है। सीरीज आपको बता दी जाएगी कौन कौन सी ज्यादा होती है, कौन कौन सी कम होती है। तो वेरी डाइल्यूट SNO3 है और सामने हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो उन दोनों की रिएक्शन से प्रोडक्ट जो बनेगा वो NH3 अदरवाइज NH4NO3 प्लस H2O बनता है। ये उसका प्रोडक्ट रहेगा रिएक्शन का, ठीक। ऐसे ही बेटा अगर आपने डाइल्यूट SNO3 लिया, रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, रिएक्शन याद हो नहीं पाएंगे, बहुत सारे रिएक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 30-40 मेटल आएंगे, तो 30-40 से सबके साथ रिएक्शन कहां से करा करके देखेंगे। वेरी डाइल्यूट SNO3 है हमारे पास और हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो आपको बता दी जाएगी। तो उसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो NH3 प्लस H2 या फिर NH4NO3 प्लस H2O बनता है। डाइल्यूट SNO3 है तो प्रोडक्ट आपके पास आएगा N2 प्लस H2। इसके अलावा और बाई प्रोडक्ट भी आएंगे, लेकिन इनके ऊपर फोकस ज्यादा रहेगा। कंसंट्रेट SNO3 NO2 प्लस H2, इसका मतलब ये नहीं कुछ बाई प्रोडक्ट हो, इनके अलावा बाई प्रोडक्ट। तो आपने क्या सीखा? हाइड्रोजन से ऊपर वाली रिएक्टिव मेटल है और उसके सामने वेरी डाइल्यूट SNO3 है, तो कौन सी गैस यूज कराओगे? अमोनिया। डाइल्यूट SNO3 है तो क्या होगा? N2। कंसंट्रेट SNO3 है तो क्या बनेगा? N। ये आपको याद है। रिएक्शन याद करने की वजह हम इससे याद। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ, Fe की रिएक्शन वेरी डाइल्यूट SNO3 से भी करानी है मुझे, पेपर में कोई से भी पूछ सकता है मुझसे। Fe की रिएक्शन डाइल्यूट SNO3 से भी पूछ सकता है, पेपर में ध्यान रखना वेरी डाइल्यूट दिया है कि डाइल्यूट दिया है। और Fe की रिएक्शन मुझे वो कंसंट्रेट SNO3 से भी पूछ सकता है। तीनों के प्रोडक्ट क्या बनाऊं बताओ जरा। वेरी डाइल्यूट SNO3 है, Fe हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल, अभी मैं आपको बता रहा हूँ Fe हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, तो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक, आप बताइए क्या बनाऊं? NH4NO3 बनो या फिर NH3 बनो प्लस H2? अरे बताओ। यस सर। इसमें बताओ N2O प्लस H2 बनो, इसमें NO2 प्लस H2 बनो, साथ में एक एक प्रोडक्ट और बनेगी। Fe के साथ रिएक्शन होगी तो FeNO3 का होल ट्वाइस,
अरे H प्लस NO3 माइनस, Yes, sir. इसके साथ क्या बनेगा FeNO3 का होल ट्वाइस, ये भी क्या बनाएगा FeNO3 का होल ट्वाइस। ये तो कॉमन पार्ट है सभी का, मतलब जो वेरिएबल पार्ट है वो पढ़ना होता है, ये तो कॉमन पार्ट है। समझ में आ रही है क्या बात आप? अब मान लो मैं आपको क्वेश्चन में दे देता हूँ, दूसरा रिएक्शन मैं आपको कराने के लिए दे रहा हूँ जिंक के साथ, बताओ जिंक की रिएक्शन वेरी डाइल्यूट से करानी, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वेरी डाइल्यूट से करानी। तो बताओ क्या बनाऊंगा? Zn और NO3 है, Zn NO3 का होल ट्वाइस ZnNO3 का होल प्लस NH3 प्लस NH3 H2O. अगर मैंने Zn के सामने डाइल्यूट HNO3 लिया तो भाई एक मेटल की 3 रिएक्शन बनेगी, ऐसे दूसरी मेटल की भी 3 बनेगी, तो हाइड्रोजन से ऊपर तो बहुत सारी मेटल रिएक्टिव उससे ज्यादा है। हम किस चीज को याद करेंगे? बस हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे कि वेरी डाइल्यूट से है तो क्या बनाना है, डाइल्यूट से क्या बनाना है, कंसंट्रेट से क्या बनाना है। अब बताओ डाइल्यूट से क्या बनाना है? ZnNO3 का होल ट्वाइस ZnNO3 का कॉमन आएगा सब में, साथ में N2 N2. साथ में H2। तो देखो याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या है। ऐसे ही बेटा Zn की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से करें, आराम से बना दोगे आप प्रोडक्ट। ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnO3 ये तो मैंने बता दिया कॉमन आएगा तीनों में, साथ में बताओ NO2 प्लस NO2 प्लस, प्लस H2. अरे ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैंने सर्कल किया ये है काम की चीज, क्वेश्चन इनमें से बनता है, वो पूरा प्रोडक्ट पूछ लेता है कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट बात। ये तो केस हुआ कंसेप्ट नंबर 3। अब आ जाइए कंसेप्ट नंबर 4। तो आप बताइए हाइड्रोजन से ऊपर वाली रिएक्टिव मेटल है, उनके साथ आप रिएक्शन को याद करोगे या माइंड सेट हो गया है कि उससे ऊपर वाली है, हाइड्रोजन से ऊपर वाली रिएक्टिव मेटल है तो उसकी कंसंट्रेट वेरी डाइल्यूट लूंगा तो मेरे को NH3 प्लस H2O बनाना है, डाइल्यूट लूंगा N2 प्लस H2O बनाना है, कंसंट्रेट लूंगा NO2 प्लस H2O बनाना है, साथ में क्या बनाना है उनका नाइट्रेट। ठीक सर है ना? क्या वेरी कह रहे हो बेटा? वेरी डाइल्यूट वाले केस में उसमें जब NH3 या फिर NH4 NO3 में से कौन सा बनाएंगे? कोई सा भी बना, दोनों बनते हैं, कोई सा भी बना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, क्योंकि NH4 NO3 भी ब्रेक होकर NH3 दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप NH3 लिख दोगे तो भी सही है ना? NH4 NO3 भी ब्रेक होकर के NH3 देता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए ये ऑब्लिक लिखा था। अगला केस देखो, कंसेप्ट नंबर कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4। रिएक्शन विद less reactive matter than हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मैटर, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल में कौन कौन सी आती है? एक जनरल बता रहा हूं मैं, हापा H4Hg A4Ag P4Pt A4Ag, समझ में आ रही है बात? H4Hg A4Ag P4Pt A4Ag, हापा, ये हाइड्रोजन से नीचे ही है, कॉपर भी हाइड्रोजन से नीचे ही है, कॉपर भी हाइड्रोजन से नीचे है, लेकिन ट्रिक में मैंने 4 सेट कर दिए, 4 तो जैसे मेरे को याद रह जाए, हापा Ag Pt A, ये हाइड्रोजन से नीचे आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ट्री, कॉपर भी नीचे आता है, तो उसके इसमें क्या बनाना है? अब जब उसकी रिएक्टिविटी कम है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल है, जब रिएक्टिविटी कम है, तो आप बताइए जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी क्या वो वेरी डाइल्यूट से रिएक्शन कर पाएगा? रिएक्टिविटी कम है, अरे वेरी डाइल्यूट HNO3 मतलब उसमें पानी की तरह मिला हुआ, तो HNO3 के साथ उसकी रिएक्शन नहीं होती। अगर रिएक्टिविटी कम है तो वेरी डाइल्यूट वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, जैसे ऊपर वाले में तीन ऑप्शन रखे, वेरी डाइल्यूट और कंसंट्रेट। उसका रीजन ये था कि मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, तो वो वेरी डाइल्यूट से भी रिएक्शन कर जाते थे। अब हम वो मेटल ले रहे हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, हाइड्रोजन से कम होती है, तो वो वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो डाइल्यूट और कंसंट्रेट दो ही ऑप्शन रहते हैं।
तो आप क्या करेंगे, डाइल्यूट HNO3 लेंगे, डाइल्यूट HNO3 लेंगे, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ बनेगा NO प्लस H2 और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ बनेगा NO2 प्लस H2, साथ में बाय प्रोडक्ट भी रहेगा, कंसंट्रेट के साथ NO2 और डाइल्यूट के साथ में, ये इंपॉर्टेंट बात। अब मैं आपको कहूं कि कॉपर की रिएक्शन कराओ डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो पहले तो मुझे ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कॉपर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है, ये पता होना चाहिए, और इसके लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लेनी पड़ती है, वो सीरीज हमें याद होनी चाहिए। ठीक, भेज दूंगा मैं, घबराए नहीं, है ना। कॉपर की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करा, तो बताओ जरा क्या बनाओगे। कॉपर मैंने बता दिया हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, बताओ जरा क्या बनाओगे डाइल्यूट के साथ। CuNO3 का होल ट्वाइस, पहले तो इसका नाइट्रेट बनाओगे प्लस NO प्लस Cu के साथ NO3 का होल ट्वाइस, अरे कॉपर +2 होगा, NO3 -1 होता है, तो NO3 2 लेने पड़ेंगे, प्लस बाय प्रोडक्ट बोलो, साथ में और प्रोडक्ट बोलो NO प्लस। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, NO, समझ में आ रही क्या बात। अब मैं आपको ऐसे ही कहूँ कि आप इस कॉपर की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से कराओ, तो आंख बंद करके प्रोडक्ट बना दोगे, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं, पैटर्न फिक्स है। Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस प्लस बताओ NO2 प्लस, ऐसे ही बेटा मैं आपको दूं, आप Ag के साथ रिएक्शन कराओ, Ag भी हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव, Ag की रिएक्शन कराओ आप डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो बताओ क्या बनाओगे, AgNO3 पर NO प्लस H2। हाँ AgNO3 बनाओगे या ऑल्टवाइस लगाओगे NO3 में, NO3 को ऑल्टवाइस में लगे, NO3 Ag प्लस बनाता है, NO3 तो होगा। NO3 माइनस ही लगेगा, है ना, AgNO3 बन जाए। साथ में बताओ डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट के साथ में क्या क्या बनाना होता है, NO NO प्लस प्लस H2 बनाना होता है। अब मैं Ag के साथ में लेता हूँ कंसंट्रेट HNO3, तो रिएक्शन रटोगे या कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है, Concept. रिएक्शन याद नहीं रह पाएंगे। बताओ जरा बेटा क्या बनाना है, AgNO3 प्लस NO2 प्लस, प्लस H2O। ये होगी बेटा आपकी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन, कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन, दोनों मैंने करा के बता दी आपको। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल में तो 3 केस रहेंगे, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट और कंसंट्रेट, और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो वेरी डाइल्यूट वाला केस हटेगा, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन और कंसंट्रेट HNO3 के साथ। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव और वेरी डाइल्यूट सामने है तो क्या बनाओगे, NH3 प्लस H2, डाइल्यूट है तो N2O प्लस H2, कंसंट्रेट है तो NO2 प्लस H2। ठीक, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो फिर क्या बनाओगे, डाइल्यूट के साथ तो बनाओगे NO प्लस H2, NO कंसंट्रेट के साथ बनाओगे NO2 प्लस H2। एक कॉमन बात है, चाहे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो चाहे हाइड्रोजन से कम हो, कंसंट्रेट के साथ NO2 H2 ही बनेगा। भी लगेगा। देखो कंसंट्रेट के साथ तो NO2 ही आ रहा है, चाहे ये वेरी डाइल्यूट, चाहे वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल की बात करी हो चाहे हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल, दोनों केस में ही कंसंट्रेट के साथ NO2 आया है, दोनों ही केस। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए बेटा, इसके बाद आपका नेक्स्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, अच्छा ये रिएक्शन 12th क्लास के पी ब्लॉक में भी आती है, 11th क्लास के पी ब्लॉक का पार्ट नहीं है ये रिएक्शन जो मैं कराई है, मैंने आपको HNO3 की रिएक्शन, ये 12th क्लास के पी ब्लॉक का पार्ट। इसका मतलब आपके सर इरादे नेक लीडर है, समझ गए क्या बात को, क्या नेक नहीं इरादे, क्या आप इसका मतलब अगली 4 फैमिली पढ़ाने वाले नहीं हो, कौन कौन सी, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और नोबल गैस वाली, ये फैमिली पढ़ाने वाले नहीं हो आप, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, 100% नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। 70% पार्ट उसमें किसका आता है, केमिकल बॉन्डिंग का आता है। क्या आपको लूज डॉट स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती, क्या आपको किसी की ज्योमेट्री देखनी नहीं आती, क्या आपको किसी की शेप देखनी नहीं आती, क्या आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना आता, क्या आपको HNO3 के साथ रिएक्शंस नहीं आती, क्या आपको हाइड्रोलाइसिस कराना नहीं आता, ऐसा पढ़ा रखा है। हाँ किसी का यूज है, अब मान लो कोई मुझसे ये पूछ ले कि भाई
बताओ सर ऑर्गन गैस का यूज क्या है, हीलियम गैस का यूज क्या है, बच्चे को खुद को याद करना पड़ता है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। ठीक, ब्राउन रिंग टेस्ट आपको बाकी के नोट्स दे दिए जाएंगे। ब्राउन रिंग टेस्ट देखो, भूरी वलय परीक्षण हिंदी में बोला जाता है भूरी वलय परीक्षण, ब्राउन रिंग टेस्ट। ये किसका टेस्ट है बेटा? ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ NO3 माइनस आयन की पहचान करने का तरीका है। ब्राउन रिंग टेस्ट जो है NO3 माइनस आयन की पहचान करने का तरीका। कैसे? मान लो मैं आपको कोई आयन दे दूं और आपको कहूं कि बताओ ये NO3 माइनस आयन है या नहीं है। मैंने आपको कोई आयन दिया तो आप टेस्ट करके बताओ लेबोरेटरी के अंदर कि ये NO3 माइनस आयन है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उस NO3 माइनस आयन में FeSO4 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे बेटा? FeSO4। तो FeSO4 में Fe+2 होगा और FeSO4 को ब्रेक करोगे तो Fe+2 मिल जाएगा। साथ में आप उसमें कंसंट्रेट H2SO4 भी ऐड करेंगे तो H2SO4 का मतलब H+। अरे बताओ, मैं तो ये टेस्ट करना है कि मैंने आपको एक आयन दिया, आप बताओ ये NO3 माइनस आयन है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, उसमें Fe+2 ऐड करेंगे यानी कि FeSO4, H+ ऐड करेंगे यानी कि H2SO4 ऐड कर सकते हैं। तो इनके रिएक्शन से बनेगा NO प्लस Fe+3 प्लस H2। अब आप बताइए Fe+2 किसमें जा रहा है इस रिएक्शन से? Fe+2 से प्लस Fe+3 में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और NO3 माइनस चेंज हो रहा है NO में, इसका हो रहा है बेटा रिडक्शन। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं एक रिएक्शन के अंदर, ये रेडॉक्स रिएक्शन। Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है और NO3 माइनस NO के अंदर रिड्यूस हो रहा है, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन का एक काम। तो मेरे को टेस्ट करना था, मैंने आपको एक आयन दिया कि ये NO3 माइनस आयन है कि नहीं, आप बताओ। तो आपने क्या किया, उसमें लेबोरेटरी में गए, उसमें FeSO4 डाला यानी कि Fe+2 डाला, ऐसे आपने उसमें H+ डाला मतलब H2SO4 मिलाया आपने, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी। आपने उस आयन के अंदर वो एक्सपाइरी जो भी आयन था उसमें आपने Fe+2 डाल दिया, H+ डाल दिया, तीनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। Fe+2 ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe+3 में, NO3 माइनस रिड्यूस हो जाता है NO के अंदर। अब उसके बाद क्या होगा, आप मुझे बताइए, ये जो H2 यहाँ से रिलीज हुआ, ये H2 यहाँ से रिलीज हुआ और अगर मेरे पास ये FeSO4 जो है एक्सेस अमाउंट में हुआ, मैं कह रहा हूँ उसकी क्वांटिटी ज्यादा ले लिया मैंने, एक्सेस अमाउंट में इसको ले लिया, ज्यादा क्वांटिटी है FeSO4 की, उधर H2 रिलीज हो रहा है रिएक्शन में। तो आप मुझे बताइए FeSO के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स नहीं बना लेगा क्या प्लस? Fe+2 H2O के साथ कॉम्प्लेक्स बना, ये एक्सेस में होगा, बना सकता है कि नहीं बना सकता, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। अरे भैया Fe जो है वो ट्रांजिशन मेटल आयन है और H2O लिगेंड होता है, तो ट्रांजिशन मेटल आयन के कांटेक्ट में कोई लिगेंड आ जाए, इलेक्ट्रॉन डोनर आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसलिए बोला था कि 7 वीडियो जब अपन 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, मैं रोज क्लास में कहता था 7-8 वीडियो तक तो देख ही लेना कोऑर्डिनेशन की, कहता था नहीं कहता था? एक पेपर में तो मैंने उसका एक क्वेश्चन भी दिया 7-8 वीडियो तक में से, पढ़ना अपन क्यों देखेंगे, पढ़ लेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी बहुत सारी अपने। Fe ट्रांजिशन मेटल आयन, और ट्रांजिशन मेटल आयन की खास बात ये होती है कि उनके सामने कोई इलेक्ट्रॉन डोनर आ जाए तो वो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो Fe+2 इस H2 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, FeSO का होल 6+। H2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो Fe के ऊपर नेट +2 चार्ज आ रहा है। अरे इस पे तो कुछ है ही नहीं चार्ज, तो इस Fe के ऊपर डायरेक्ट +2 चार्ज आ जाएगा, +2 ये है। अब ये क्या होता है कि इसकी एक्सेस अमाउंट में इधर H2O बना, दोनों आपस में कंबाइन और साथ में यहाँ पे क्या बना हुआ बेटा, NO बना। ये NO फिर इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करता है, NO जो है इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करता है और लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन करता है। कौन सी रिएक्शन बोल रहा हूँ, लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब इसका ये H2 एक लिगेंड है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसे हम लिगेंड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन जो दाता होता है उसे डोनर बोला, उसको सुनिए क्या बोल रहा था मैं, लिगेंड बोला जाता है। तो H2 एक लिगेंड है और NO भी एक लिगेंड होता है,
तो इन दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे तो NO H2 जो है NO से रिप्लेस हो जाता है, H2 जो है NO से रिप्लेस होता है। तो क्या बनेगा बेटा, H2O होल 5 NO एक H2O इसका रिप्लेस कर दिया गया, एक H2O को रिप्लेस कर दिया किसने, NO। तो 6 थे तो 5 रह जाएंगे, एक तो रिप्लेस हो गया, बाहर चला जाएगा, उसकी जगह NO आ गया। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कलर को, इस कॉम्प्लेक्स का बनना ये बताता है कि वो आयन NO3 माइनस है। ये कॉम्प्लेक्स कब बन सकता है, जब NO3 माइनस आयन हो, वो NO में कन्वर्ट हो, और फिर ये NO जो है इसके साथ रिएक्शन करके ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। समझ रहे बात को, NO3 माइनस किसमें कन्वर्ट हुआ है, NO में, और यही NO फिर इसके साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना है जिसका कलर ब्राउन है। तो इस कॉम्प्लेक्स का ब्राउन कलर आने की बात का इंडिकेशन है कि रिएक्शन में कहीं ना कहीं NO यूज हुआ, और NO किससे बना, NO से बना। समझ में आ रही क्या बात। इस टेस्ट को बोला जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। अब ये टेस्ट लेबोरेटरी, जब हम लेबोरेटरी में टेस्ट को कराते हैं तो किसी टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्राउन कलर की रिंग बनती हुई दिखाई देती है अंदर की तरफ। जब ये सब डालेंगे आप, इसके अंदर NO को ऐड कराएंगे, तो वहां पर क्या होगा, जो उसके अंदर वाली सरफेस होगी उसके ऊपर ब्राउन कलर की रिंग बनती हुई दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम हो जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। और वो ब्राउन रिंग इसकी वजह से। तो NO3 माइनस आयन की पहचान करने का तरीका आराम से देखिए, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ब्राउन रिंग टेस्ट NO के काम आता है। तरीका क्या है, उसमें आप Fe+2 ऐड करें यानी कि FeSO4, H+ ऐड करें यानी कि H+, इनके रिएक्शन कराएंगे जो कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीडाइज होगा और NO3 माइनस NO में रिड्यूस होता है, साथ में SO होगा। ये अगर मैंने एक्सेस क्वांटिटी में लिया तो ये Fe और वो SO आपस में मिलकर के कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल आयन और ये इलेक्ट्रॉन डोनर है क्योंकि इसके पास नॉन पेयर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनर को हम लिगेंड बोलते हैं। जब ट्रांजिशन मेटल आयन के कॉन्टेक्ट में कोई लिगेंड आता है तो उनके बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक, एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी रिएक्शन में NO के साथ कराऊंगा जो यहाँ से रिलीज हो। ये NO जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये एक लिगेंड है और NO भी एक लिगेंड है। NO भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये भी, क्योंकि इसके पास भी तो लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका जो NO होता है वो इसके एक SO को रिप्लेस कर देता है, और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स आता है वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स आता है, ब्राउन कलर का। उसकी वजह से अगर हम ये सारा एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर करेंगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर की साइड में ब्राउन कलर की रिंग बनती हुई दिखाई देती है कॉम्प्लेक्स, ठीक। ये हो गया ब्राउन रिंग जो NO3 माइनस के रेसिस्टेंस में काम। अच्छा, ये HNO3 का टेस्ट है क्या, ये HNO3 का टेस्ट है कि नहीं? Yes sir. यस अच्छा सर। यार, HNO3 NO3 माइनस आयन नहीं देता है, HNO3 को ब्रेक करोगे तो H+ NO3 माइनस आयन ही बनेगा। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली HNO3 का भी टेस्ट है, इनडायरेक्टली HNO3 का भी टेस्ट है। समझ रहे बात, इसकी पहचान करने में ये ना। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ P4, व्हाइट फास्फोरस का हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ P4, व्हाइट फास्फोरस का हाइड्रोलाइसिस। देख, ये फास्फोरस P4, ये इसकी स्ट्रक्चर है। P4 जो होता है, व्हाइट फास्फोरस जो होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है बेटा? हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव ड्यू टू एंगल स्ट्रेस। कोणीय तनाव में है क्या बंदा? अरे हाँ तो भर दो झूठी। यस कितने सर। डिग्री का एंगल बना रहा है? Yes sir. Yes 60 sir. एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर मैं थ्योरेटिकली हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए? फास्फोरस के पास एक लॉन पेयर भी होता है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक लॉन पेयर 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। उस हिसाब से Yes, देखो तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, जबकि एंगल 60 डिग्री है। तो बंदा टेंशन में रहता है, एंगल स्ट्रेन में रहता है मॉलिक्यूल, तो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। कोई आपसे पूछे कि भाई P4 काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसका रीजन क्या है?
तो आप बताना कि डिजायरेबल एंगल और अवेलेबल एंगल में डिफरेंस है, इसलिए बंदा टेंशन में रहता है एंगल स्ट्रेंथ की वजह से। और इतना ज्यादा टेंशन में रहता है कि अगर मैं इसके एस्टोन के साथ रिएक्शन कराऊं, वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं तो इमीडिएट हो जाता है। वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे HOH HOH HOH, वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो ये ब्रेक हो जाएगा HOH HOH HOH। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करो, इसको एक इसको H इसको H इसको H इसको H इसको H, तो ये क्या बन गया PHHH, PH3 बन गया। अरे बताओ फॉस्फीन गैस, PH3 को हम फॉस्फीन गैस बोलते हैं। PH3 साथ में क्या बना जरा बताओ, P के साथ एक OH आ गया, दूसरे P के साथ भी एक OH आ गया और तीसरे P के साथ भी एक OH आ गया। क्या ये बात सही है? देखना भाई, एक इस P के साथ एक OH बचेगा, इस P के साथ ये वाला OH बचेगा, इस P के साथ ये वाला OH। सही है? फटाफट बोलो, क्लास एंड होने वाली है, उससे पहले इसको करना है। Yes, P sir. के साथ, इस P के साथ OH है, इस P के साथ OH है, तो तीनों P के साथ एक एक OH है। इसकी वापस से वाटर के साथ रिएक्शन करना। यहाँ कितने H2O खर्च हो गए? तीन खर्च हो गए, 1 2 3, 3 H2O दोबारा से लो, इसको वापस से तोड़ो, इस PP बॉन्ड को भी तोड़ो, एक को H दोगे, एक को OH दोगे, इस PP बॉन्ड को भी तोड़ो, एक को H एक को OH दोगे, इस PP बॉन्ड को भी तोड़ो, एक को H एक को OH दोगे। कितने H2O खर्च कर दिए मैंने? 6। इस बॉन्ड को तोड़ा, एक H2O लगाया, इसको तोड़ा, एक H2O लगाया, इसको तोड़ा, एक H2O लगाया, ये सिचुएशन बनी। फिर इसके बाद इसको तोड़ा, एक H2O लगाया, इसको तोड़ा, एक H2O लगाया, इसको तोड़ा, और साथ में यहाँ फॉस्फीन गैस भी रिलीज की, PH3 गैस भी रिलीज। अब क्या बन गया बताओ जरा, P के साथ इंडिविजुअल एक P के साथ, अब सारे बॉन्ड टूट चुके, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, तो तीनों की ये भी अलग अलग हो चुके हैं। इस P के साथ कितने OH हैं? 2 OH हैं और एक H। क्या ये बात सही? 2 OH है P के साथ और एक H। अरे बताओ ना यार। Yes, sir. Yes, sir. 2 OH Yes, एक sir. H, इस P के साथ भी 2 OH एक H, इस P के साथ भी 2 OH एक H, तो ऐसे कितने सेट बन गए? 3 सेट बन गए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ फास्फोरस में कितने बॉन्ड बना रखे हैं बताओ? 1 2 3 बना रखे हैं क्या? 3. और सेंट्रल एटम जो होता है अपनी मैक्सिमम वैलेंसी में जाने की कोशिश करता है क्या कोवैलेंसी में? Yes, sir. Yes, sir. फास्फोरस 5 तक जाने की कोशिश करता है, जबकि बॉन्ड कितने बने हुए? 3, तो फास्फोरस 5 तीन। तक जा सकता है। तो इसके लिए मॉलिक्यूल खुद के अंदर रीअरेंजमेंट करता है क्या? Yes, sir. ये बात हमने आपको पहले Yes, भी sir. बता दी है। सेंट्रल एटम जो होता है वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहने की कोशिश करता है, अगर पॉसिबल हो जाए। यहाँ फास्फोरस में 3 बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि वो 5 तक जा सकता है, तो क्या होगा? एक OH बॉन्ड टूटेगा और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। OH बॉन्ड को ब्रेक करो और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। H को लॉस होगा तो H पे प्लस आएगा, यहाँ डबल हो जाएगा। फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, अरे ये इलेक्ट्रॉन जो आएंगे फास्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल को जाएंगे, तो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो फास्फोरस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। Negative. Negative. और यहाँ से कौन फ्री होगा? H प्लस। H plus. H plus. इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज रहे हैं, तो H को कुछ मिल नहीं रहा, वो तो बाहर हो रहा है H प्लस की फॉर्म में। ये डबल बनेगा और इलेक्ट्रॉन किसके पास है? फास्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल के पास। तो फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो फास्फोरस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और बाहर कौन हुआ है? H प्लस। तो ये H प्लस जो है C नेगेटिव पास जुड़ जाएगा, तो ये सीन Yes, ऐसे नहीं sir. बन जाएगा। PH डबल बॉन्ड O OH। Yes, sir. Yes, ये sir. डबल बॉन्ड O, ये ऐसा कैसा रहेगा? ये ऐसा कैसा रहेगा? ये HC पे। अरे बोलो, ऐसे कितने सेट है? 3 सेट है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सही है कि नहीं? अच्छा, Yes, अब sir. इसमें मैं आपसे पूछूं एसिडिक हाइड्रोजन कितना है इसके अंदर? H3, इसको शॉर्ट में इसको मैं ऐसे लिख दूं, 3H3PO2, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, एक फास्फोरस 2 ऑक्सीजन, H3PO2, ऐसे कितने सेट बने? 3 सेट। आप मुझे बताओ इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन कितना है? एक एसिडिक हाइड्रोजन है? एक. OH वाला जो होगा यही एसिडिक हाइड्रोजन होगा। पीएच वाला जो हाइड्रोजन होता है वो
रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होता है वो किसी का रिडक्शन करने के काम आता है। पीएच बॉन्ड वाला जो हाइड्रोजन होता है ये तो किसी का रिडक्शन